संजीव मल्होत्रा और शिल्पी दोनों एक ही कॉलेज में प्रवेश करते हैं। वह उस कॉलेज में एक गुंडा टाइप लड़का था, बहुत ही बदमाश था। वह हर किसी को छेड़ता रहता था, न खुद पढ़ता था न किसी को पढ़ने देता था। हमेशा अपना गुंडागर्दी दिखाता रहता, लड़कियों को छेड़ता था। शिल्पी जब पहला दिन कॉलेज में एडमिशन लेने आई तो वह बहुत ही सिंपल और सुंदर लग रही थी। वह चश्मा लगाती थी, बहुत ही स्मार्ट दिख रही थी। वह अपनी ही धुन में चली जा रही थी। अचानक किसी ने उससे बदतमीजी से टकराकर उसके सारे किताब गिरा दिए और बहुत सारे लड़के और लड़कियां उसे घेर लिया और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। उसका चश्मा भी ले लिया और सभी हंस हंस कर मजाक करने लगे। उसे चश्मिश बुला रहे थे सभी। वह अकेले ही सबके घेरे में आ गई थी। सोचने लगी क्या करें। अंदर ही अंदर डर भी रही थी कि उधर से एक लड़का आया और बोला कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती एक लड़की को छेड़ते हुए। अगर हिम्मत है तो मुझसे बात करो। और बोलते ही बोलते सारी किताबें उठाकर उसे दे दिया और एक लड़के के पास उसके हाथ में चश्मा था, उसने उसे भी उससे छीन लिया और उसको दे दिया। ये देखकर वह सभी सीनियर्स गुस्से में आकर उसे मारना शुरू कर देते हैं, तो वह भी किसी से कम थोड़ी ही न था। वह सबकी धुलाई कर दिया। थोड़ी देर मार खाने के बाद सभी वहाँ से भाग खड़े हुए। फिर वह कॉलेज का ऑफिस पहुँचा और वहाँ जाकर प्रिंसिपल से कंप्लेन की। उसका नाम संजीव था तो वह बहुत ही बड़े घर से और बहुत ही संस्कारी और नेक ख्याल का था। फिर संजीव रोज़ रोज़ शिल्पी से मिलने लगा। दोनों पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे। शिल्पी गरीब घर से थी, बहुत मुश्किल से कॉलेज में नाम लिखवा पाई थी। शिल्पी के माता पिता ने उसे बोलकर कॉलेज में भेजा था। उसने कहा था कि अगर कोई बात हुई तो वह उसे पढ़ने नहीं देंगे आगे और नाम कटवाकर घर में बिठा देंगे। लड़कों की छेड़खानी की वजह से वह डर गई थी और संदीप को उसने बहुत अच्छा लड़का समझा था, इसलिए भी उसका साथ उसे बहुत पसंद आया। उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। एक दिन शिल्पी मार्केट जा रही थी कि रास्ते में अचानक से संजू यानी संजीव अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था। वह एकदम से उसके आगे गाड़ी खड़ी कर दिया। पहले तो शिल्पी डर गई, फिर देखकर अचानक से बोली, अरे आप क्या लगा रखा है मैडम जी? मैं आपका कॉलेज का फ्रेंड हूँ, इसलिए हम दोनों दोस्त हैं। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है, इसलिए तुम शिल्पी और मैं संजू। ओके? शिल्पी ने हंसकर कहा ओके। तो कहाँ जा रही हैं आप? बस यूँ ही थोड़ा सा मार्केट से कुछ काम था। तो संजू ने कहा चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, और शिल्पी उसके साथ उसकी कार में बैठ गई। फिर ऐसे ही दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। शिल्पी संजू के बारे में ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती थी। शिल्पी ज़्यादातर कॉलेज जाकर सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देती, ज़्यादा इधर उधर ताक झाँक नहीं करती थी, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था। एक बार कुछ दिनों तक संजू कॉलेज नहीं आया। शिल्पी को कुछ खाली खाली सा लगने लगा। उसका मन नहीं लग रहा था। 4-5 महीने तक कोई भी ऐसा दिन नहीं गया था जिसमें उसने संजू के बगैर कॉलेज आई थी। और जब अभी संजू कॉलेज नहीं आ रहा था तो वह उसे मिस कर रही थी। उसने किसी से पूछना चाहा, फिर कौन बताता। वह तो किसी से बात तक नहीं करती थी। कॉलेज में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जो एक दूसरे को देखकर बातें बनाते रहते थे। शिल्पी अचानक से उधर से गुजरी तो वह सब बोल रहे थे, कितनी भोली है, कुछ जानती भी नहीं उसके बारे में और दिल लगा बैठी है। हाँ हाँ, सभी के हंसने के स्वर ने उसे परेशान कर दिया, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर क्या बात है, लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? संजू तो अच्छा है, उसने उसकी मदद की थी, पर फिर भी सभी ऐसा क्यों कह रहे हैं? शिल्पी बहुत परेशान हो गई। कई बार उसने संजू के साथ बातचीत करते समय, घूमते समय उसने एक दूसरे को स्पर्श भी किया था। वह ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जो उसके कान में आवाज़ आ रही थी। वह यही बात बता रहे थे कि संजू उसे धोखा दे रहा है। दरअसल हुआ यह था कि उस दिन संजू का पहला क्लास नहीं था। यह उसने अपने दोस्त से शर्त लगाया था। सभी दोस्तों ने उसे चश्मा लगाकर सीधे सादे लिबास में देखकर उसके साथ मजाक किया था।
जिसमें संजू मेन हीरो था। असल में संजू एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ औलाद था, जो शिल्पी के साथ भी और कई लड़कियों के साथ भी संपर्क बनाकर रखता था। उसके लिए लड़कियों की दोस्ती कोई मायने नहीं रखती थी। वह बस उसके एंजॉय करने और दिल लगी करने का एकमात्र बड़ा ही अच्छा तरीका था। एक से एक लड़कियों की लाइन लगा रहता था उसके आसपास। फिर भी उसने शिल्पी को फंसाया था अपने जाल में। इस कॉलेज में आई ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो संजू पर फिदा नहीं थी। अब तक संजू ने शिल्पी के साथ भी वही किया। उसने उसे अपने जाल में फंसाया और शिल्पी को कुछ पता भी नहीं चला। शिल्पी उससे प्यार करने लगी थी और यही शर्त उसने अपने दोस्तों से लगाई थी। इसलिए वह जानबूझकर कुछ दिन कॉलेज नहीं आया। इधर शिल्पी सोच सोचकर परेशान हो रही थी। इतना नकाब पहनकर घूम रहा था। वह देखने में कितना सीधा साधा था। कोई सोच भी नहीं सकता था इतना सीधा दिखने वाला संजू इतना घटिया होगा। उसने लड़कियों को मात्र एक खेलने की मशीन समझ रखा था। अब वह क्या करेगी, कैसे जिएगी उसके बगैर? वह तो उससे रियल में प्यार कर चुकी थी। अपने माँ बाप को क्या जवाब देगी? इस बात का डर था, वही हुआ। वह जिधर भी जाती उसे लगता लोग उसे चिढ़ा रहे हैं। अपने ही दोस्तों से गुंडागर्दी करने वाला संजू खुद ही गुंडा था। इतने दिनों में उसने संजू के साथ कितने सारे सपने देख चुके थे, पर वह सब झूठे थे। यहाँ सच्चाई कुछ और ही थी। उसके अलावा जीने मरने की कामना करने वाला संजू आज उसे छोड़कर किसी और की बाहों में था। शिल्पी बहुत परेशान थी और संजू मज़े ले रहा था। शराब और सिगरेट के नशे में संजू को ये ध्यान भी नहीं था कि उसने जो शिल्पी के साथ किया है वह उसे नहीं करना चाहिए था। माँ बनने वाली थी शिल्पी और उसके साथ बात करने वाली थी, पर संजू को तो शिल्पी याद भी नहीं थी। ऐसी कितनी ही लड़कियों को उसने दवाई खाने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों में ही शिल्पी को एक दिन उल्टियाँ होनी शुरू हो गईं। उसके माँ पिता को जब पता चला, ये जानकर परेशान हो गए और उसे खूब उल्टा सीधा कहा, छोटा भाई बहन को भी देखना है, अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं है। एकदम से पराया कर दिया उन्होंने और अपने ही माँ बाप होकर इतनी सारी गंदी बातें कहीं। उसका मन खराब हो गया। उसने अपने माँ पापा का दिल तोड़ा था। उनका प्यार अपनी नफ़रतें दिखा रहा था। पल भर में ही वह बहुत ही बुरी हो गई। क्या मुंह दिखाएंगे वह दुनिया वालों को, और भी जाने क्या क्या बोल रहे थे। वह बस रोए जा रही थी और अपने माँ बाप से माफ़ी मांग रही थी। दोनों ने उसकी एक ना सुनी और कहा, एक ही शर्त पर वह इस घर में रह सकती है, यह बच्चा गिरा दो। किसी और का पाप लेकर दुनिया वालों को क्या कहेंगे। हम गरीब आदमी हैं, रूखी सूखी खाते हैं, इज्जत से 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर भटकते हैं। उसकी माँ ने उसे बहुत डांटा और उसे पकड़कर रूम में बंद कर दिया और कहा, अच्छी तरह सोच लो, अगर इस घर में रहोगी तो तुम्हें हमारा फैसला मानना होगा, वरना इस घर को छोड़कर चली जाओ। मैं भी परेशान थी। कोई भी माँ बाप ऐसा फैसला अपने दिल पर पत्थर रख कर ही करते हैं, और यह सच भी था। कुंवारी माँ बनना कोई खेल नहीं होता। घर में सभी परेशान थे। उसके छोटे भाई बहन भी रो रहे थे। वह बहुत रोई चिल्लाई, पर किसी पर कुछ असर नहीं हुआ। एक दिन बाद उसने फैसला कर लिया कि वह बच्चे को जन्म देगी और इस घर में नहीं रहेगी। शिल्पी ने मन में ठान लिया कि संजीव मल्होत्रा जैसे किसी भी इंसान के लिए अपने बच्चे को इस दुनिया में लाने से नहीं रुकेगी। वह दिखा देगी कि इस दुनिया में एक औरत के पास भी वह शक्ति है जो किसी के बिना भी कुछ भी कर सकती है। और उसने एक सूटकेस में अपना थोड़ा कपड़ा और कुछ सामान और अपने कुछ आईडी कार्ड वगैरह ले लिए और अपने माँ पिताजी से बोली, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वजह से कोई परेशानी ना हो, आपका नाम खराब ना हो। इसलिए लोगों से कह दीजिएगा कि मैं पढ़ाई करने के लिए अपने रिश्तेदार के घर गई हूँ। और उसने अपने माँ बाप का पैर छूकर आशीर्वाद लिया, पर दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। वह गुस्से में थे। शिल्पी अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल पड़ी अपनी नई मंजिल की ओर, जिधर सिर्फ परेशानियाँ ही भरी थीं। थोड़ी ही दूर में माता का मंदिर था। सबसे पहले शिल्पी वहाँ जाकर
माता के मंदिर में सिर झुकाकर प्रणाम करती है। उस वक्त बहुत परेशान रहती है और माता से प्रार्थना करती है कि वह उसे मार्ग दिखाएं। जब वह सिर उठाती है तो उसकी मांग में माता के चरणों का सिंदूर भर जाता है और वह खुश हो जाती है कि माता ने उसे ये मार्ग दिखाया। अगर वह कुंवारी माँ होती तो उसे आगे चलकर परेशानियाँ होती, पर अब उसे एक उपाय मिल गया। वह दूसरे शहर चली गई और वहाँ जाकर इधर उधर बहुत ढूंढा कि कोई रहने का जगह मिल जाए। फिर बहुत ढूंढने पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो उसके पिता से भी ज़्यादा उम्र का था। बताने पर वह बूढ़ा आदमी उसे एक जगह ले गया जहाँ कुछ लोग भाड़े पर रहते थे। शिल्पी वहाँ रहने को तैयार हो गई और उस बूढ़े आदमी को शुक्रिया कहने लगी। फिर थोड़ी बातचीत के बाद वह चला गया और शिल्पी अपना सामान लेकर अंदर रहने चली गई। एक दो दिन तक उसी हालत में वह आसपास में घूम घूम कर काम की तलाश कर रही थी। वह पढ़ी लिखी थी तो बच्चों के ट्यूशन के लिए भी बोली, पर कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। वह इस मोहल्ले में अनजान थी और कोई भी ऐसे ही कैसे तैयार हो जाता। फिर एक आदमी तैयार हो गया। उसे अकेला देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने खुश होकर अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा। और जब वह ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसके घर गई तब पता चला कि वहाँ कोई भी बच्चा नहीं था। जब बात किया था तो सभी उसके घर में ही थे और जब वह बच्चों को पढ़ाने आई तब उस आदमी ने पहले ही सभी को कहीं भेज दिया था। शायद शिल्पी को देखकर वह बोल पड़ा, अरे आइए आइए मैडम जी, बच्चे अभी आते ही होंगे। वह ज़रा अपनी मम्मी के साथ मार्केट चला गया है, आप थोड़ा वेट कीजिए। वह थोड़ा डर गई पर क्या करती, वहाँ बैठकर उसका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर में वह आदमी जो दो बच्चों का बाप था उसने चुपचाप दरवाज़ा सटा दिया। शायद बंद करना भूल गया था और अंदर आ गया और वह शिल्पी को छेड़ने लगा, उसे छूने लगा। शिल्पी डर से चिल्लाने लगी तो उस आदमी ने चाकू निकालकर उसके पेट पर रख दिया। शिल्पी थोड़ा डर गई पर हिम्मत से उसने उसके हाथ को पीछे मोड़ दिया और वहाँ से किसी तरह से भाग निकली और सीधा अपने कमरे पर आकर रुकी और वहाँ पहुँचकर फूट फूट कर रोने लगी और उसे संजू को बहुत कोसा और बहुत भला बुरा कहा। अपने मम्मी पापा के घर छोड़े हुए उसे 4 दिन हो गए थे और वह खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही थी। फिर वह किसी तरह वहाँ रात भर रही और दूसरे दिन उसने अपनी एक सहेली को फ़ोन किया जो कुछ समय पहले ही ट्रांसफ़र हो चुकी थी। उसने उससे कहा कि उसे रहने के लिए कोई अच्छी सी जगह चाहिए और कोई काम भी, पर उसने भी समय पर काम नहीं दिया और सीधा मना कर दिया। बोली, नहीं बाबा, मैं इन सब में पढ़ना नहीं चाहती, और फ़ोन काट दिया। इधर संजू जब कॉलेज आया तो वह शिल्पी को नहीं देखा और सभी से पूछा तो सभी ने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि यह सब अचानक हुआ था, इसलिए किसी को कुछ भी नहीं पता था। खैर, इससे संजू को क्या, उसने तो बस यूं ही पूछ लिया था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, शिल्पी नहीं तो कोई और सही, बस वह अपने एंजॉय में लग गया। वह तो अपने पैसों के दम पर अपनी क्लास बदलते रहता था। क्लास पास होने के लिए और उसकी डिग्री हासिल करने के लिए उसके पास बहुत सारे पैसे थे, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इधर शिल्पी की हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। वह पहले डॉक्टर के पास गई और दिखाया। उसने उसे ठीक से रहने के लिए सलाह दी, पर अब वह सोचने लगी इस जगह तो उसे खतरा ही है, जल्दी उसे ये जगह छोड़ना पड़ेगा। उस आदमी से भी उसे खतरा महसूस हो रहा था। इसी मोहल्ले का था वह। 10-15 दिन तक वह किसी तरह नज़र बचाकर इधर उधर बहुत परेशान हुई, पर कोई भी काम नहीं मिला। उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे जो किसी होटल में अच्छे से रह पाती। फिर वह जिधर भी जाती लोग उसे अजीब अजीब नज़रों से देखते। फिर परेशान होकर शिल्पी अपना सामान उठाकर उस जगह को छोड़कर चल पड़ी। एक जगह पर उसने बर्तन कपड़े तक धोने के लिए तैयार हो गई, पर वहाँ भी शिल्पी को जवान और खूबसूरत होने का भुगतान देना पड़ा। उसे आज पता चल रहा था घर छोड़कर अकेली लड़की को कहीं और रहना कितना मुश्किल है। कितने सारे मुखौटे लगाकर रखते हैं लोग। अकेली लड़की को देखकर
सभी कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। वह वहाँ से किसी तरह भागी थी, इसलिए उसका सामान भी वहीं छूट गया। अब उसके पास कोई और उपाय नहीं था। सुनसान सड़क पर वह बस चल रही थी। उसे अपना कोई होश नहीं था। वह संजू को भी याद कर रही थी। संजू उसका कितना बड़ाई किया करता था। एक दिन वह कॉलेज लाल रंग की साड़ी में गई थी और वह संजू को कितनी प्यारी लग रही थी। संजू उसे देखकर पागल ही हो गया था कि वह अपने होश खो बैठी थी और उसी का नतीजा आज भुगत रही थी। वो रास्ते में चल रही थी और अपने ही ख्यालों में खोई थी। वह माँ बनने वाली थी और अपने ही माँ ने उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि वह जानती थी कि बिन ब्याही माँ इस दुनिया में कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है। वह अपने भाई बहनों को भी बहुत याद कर रही थी। बहुत भूख लगी थी और चक्कर भी आ रहे थे। शिल्पी दुर्गा माँ को याद करने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे माता, मुझे राह दिखाइए, मैं आपके ही भरोसे हूँ, मेरी मदद कीजिए माता। और वह किसी गाड़ी से टकराकर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। उसे कुछ नहीं पता। जब उसे होश आता है तब शिल्पी अपने आप को एक कमरे में पाती है। वह अचानक से उठकर बैठ जाती है। तब वहाँ एक महिला उसके पास आती है और बोलती है, अरे अरे, आराम करो बेटा, तुम इस हालत में सड़क पर क्या कर रही थी। बोलते ही बोलते वहाँ उसका हस्बैंड भी आ गया और दोनों उससे बहुत अच्छे से बात करने लगे और कहने लगे, इसे अपना ही घर समझो, घबराओ मत। फिर महिला ने उसे खाना लाकर अपने हाथों से खिलाया। वह बहुत भूखी थी। खाना खाकर उसे आराम हुआ। दर्द से भरी हुई थी उसके अंदर। बहुत प्यार से व्यवहार करने के कारण शिल्पी फूट फूट कर रोने लगी और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगी कि उसे वह आसरा दे दें अपने घर में। वह जो कहेंगी उनका सारा काम कर देगी, पर उसके रहने के लिए अपने घर में ही जगह दे दे। वह दोनों बुजुर्ग पति पत्नी को अपना कोई नहीं था। उनके कोई संतान भी नहीं थी। शिल्पी को देखकर दोनों पिघल गए और अपने घर में रहने के लिए स्वीकार कर लिया। शिल्पी वहाँ उस बूढ़े दाम्पत्य के घर में बेटी के तौर पर रहने लगी। इधर संजीव मल्होत्रा यानी संजू अपनी रईसी में इतना पागल हो गया था कि उसे अपना कोई होश ही नहीं रहता था। जब देखो शराब और शबाब दोनों के नशे में चूर रहता था हमेशा। 1 साल बाद संजू की शादी उससे भी बड़े घराने की बेटी से उसके माँ बाप ने तय कर दिया। वह उससे भी बड़ी बिगड़ैल रईस बाप की अमीर शहजादी थी। उसकी भी अपने नखरे थे। वह अपने आप को किसी राजकुमारी से कम नहीं समझती थी। जब देखो ऐशो आराम, किटी पार्टी, शराब जुए आदि में मस्त रहने वाली लड़की थी। संजू के माँ पापा बस पैसे वाली देखकर और बड़ा बिजनेसमैन देखकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। उनको तो अपनी सोसाइटी में नाम रोशन करना था, अपना रुतबा बढ़ाना था। विनीता मल्होत्रा नाम था उसका। अपने आप को किसी और से एक भी चीज़ में पीछे नहीं रखना चाहती थी। वह हमेशा दूसरों को नीचा गिराना और अपने से कमतर समझना ही उसका बर्ताव होता था। एकदम अलग किस्म की थी वह। अपने आप को सोसाइटी में और आगे बढ़ाने के लिए संजू के माँ बाप उसकी शादी कराने के लिए तैयार हो गए। उनका कहना था, कौन सा उससे कोई काम करवाना है, हमारे यहाँ कौन सी चीज़ की कमी है, और हमसे अधिक रुतबे वाली लड़की आएगी तो हमारा नाम रोशन होगा, समाज में इज्जत बढ़ेगी, लोग उनकी बड़ाई करेंगे। इन सब में उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि अगर उनके पास कोई कमी नहीं है तो फिर अच्छी लड़की लाकर अपने बेटे का जीवन सुधार दें। बल्कि ऐसा करने से तो संजीव की और मुसीबतें बढ़ने ही वाली थीं। कहते हैं शादी ब्याह में एक नरम और एक गरम ही चलता है, पर यहाँ तो दोनों ही पटाखे की तरह शोर वाले थे। संजीव की तरह ही विनीता भी लड़कों में घिरी रहती थी। हमेशा रात को 2:30-3 बजे घर आती थी। शराब के नशे में तो ऐसी लड़की से परिवार में अच्छा हो इसकी उम्मीद करना संभव नहीं है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। शादी के पहली ही रात दोनों अपनी अपनी पार्टी में व्यस्त रहे। दोनों में किसी को भी एक दूसरे की परवाह ना थी। ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहा। दोनों में किसी ने भी एक दूसरे की परवाह न करने की जैसे कसम खा रखी थी। भला ऐसे भी कहीं होता है
चाहे जैसे भी हों, दोनों पति पत्नी थे, पर एक दिन भी किसी से मतलब नहीं था। इधर शिल्पी ने दुर्गा माँ की कृपा से उस बूढ़े दाम्पत्य के घर में बेटी की तरह रहकर उनके सारे काम में हेल्प करके एक नन्हे से बेटे को जन्म दिया। सभी बहुत खुश थे। शिल्पी उनके घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई के दौरान अपनी शिक्षा का उपयोग करके कुछ बच्चों को पढ़ाने लगी थी। बच्चा भी बहुत प्यारा था। शिल्पी जब भी परेशान रहती, उसे देखकर अपना सब कुछ भूल जाती। इस दौरान शिल्पी ने अपने माँ पापा को भी बहुत याद किया। हमेशा सोचती कि पता नहीं वह लोग कैसे होंगे। उसके पास तो घर का नंबर था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कभी भी कि फ़ोन कर पाती। अपने छोटे भाई बहनों को याद करती और फिर अपने बच्चे को देखकर खुश हो जाती। उसका पढ़ाने का काम बहुत अच्छा चलने लगा था। करीब 10-12 बच्चों को एक साथ ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। सभी घर पर आकर ही पढ़ते थे। कभी कभी शिल्पी अपने ख्यालों में खो जाती। वह संजू को भूल नहीं पाती थी और अपने बच्चे में संजू का चेहरा देखकर खुश होती। अपने आप में ही बातें करती और मुस्कुराती। हमेशा यही सोचती कि कभी तो संजू से मिलेगा तो वह अपने जिगर के टुकड़े को पाकर खुश हो जाएगा। वह संजू से बहुत सारी शिकायतें करेगी कि उसने उसे ठुकरा दिया था। एक संजू था जो उसे याद ही नहीं करता था और शिल्पी उसे कभी भूल ही नहीं पाई थी और अपनी निशानी को कितने परेशानी में लाई थी, तब भी हमेशा उसे बड़े प्यार से याद करती थी। इधर धीरे धीरे समय अपनी रफ्तार से गुजरते हुए 5 साल बीत गए, पर संजीव और विनीता के घर में एक चिराग भी जन्म न ले सका। नशे में धुत दोनों यह भूल गए कि उनकी शादी को 5 साल हो रहे हैं। अब संजीव के माता पिता को भी बहुत बुरा लगने लगा। संजीव भी दिन प्रतिदिन शराब के नशे में कमज़ोर होता जा रहा था और अपनी पत्नी से बहुत बहुत विनती करता था कि वह ये सब छोड़ दे। तो विनीता हंसकर बोलती, अपने आप को तो देख लो, फिर ऐसे थोड़ी ना होता है। भला एक हाथ से कोई ताली बजाकर दिखाए, एक हाथ से तो सिर्फ थप्पड़ लगता है। संजीव बाबू, पहले अपने आप को देखो, तब मुझे सुधारना, ओके। विनीता जब देखो नशे में ही रहती है और इस तरह की औरतों से एक बच्चे की उम्मीद करना व्यर्थ है। इतने साल होते होते उसके बच्चेदानी में बच्चा होने का गुण भी समाप्त होने लगा। ये संजीव मल्होत्रा के गाल पर थप्पड़ ही था। एक दिन शराब के नशे में विनीता सीढ़ियों से गिर गई। उसके बदन में चोट आई और उसे अस्पताल ले जाया गया। माँ, उसने अपनी दिमागी संतुलन भी खो दी। डॉक्टर ने कहा वह कभी माँ नहीं बन सकती। यह सब सुनकर संजीव भी परेशान हो गया। अब यह कैसे सुनाएगा अपने मम्मी पापा को? क्या कहेंगे वह दोनों यह सब सुनकर? क्या हाल होगा उनका? इस घर को एक दीपक दिखाने वाला भी तो चाहिए, और विनीता माँ नहीं बन सकती थी। शायद विनीता चाहती भी नहीं थी कि वह भी माँ बने। इन सब झंझटों में पड़ना नहीं चाहती थी वह काफ़ी अलग सोच की थी। बस खाओ पियो और ऐश करो, यही उसकी ज़िंदगी थी। अस्पताल से आने के बाद भी वह नहीं सुधरी। संजीव के माँ पापा को जब पता चला वह माँ नहीं बन सकती, तो वह भी विनीता से नफरत करने लगे। सोचने लगे, भला कोई लड़की ऐसी भी हो सकती है जो माँ ना बनना चाहे। अब वह भी परेशान रहने लगे। आखिर एक ही औलाद थी उनकी और इतना बड़ा कारोबार था जिसे संभालने के लिए कोई एक वारिस की ज़रूरत थी। संजीव भी परेशान रहने लगा। संजीव की सेहत और ख़राब रहने लगी। समय के साथ वह भी बदलने लगा और अपने बीते दिनों की याद आने लगी उसे। वह सोचने लगा, कितने ही सारी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की थी उसने। कितने ही सारी लड़कियों के बच्चे होने वाले रहे होंगे जिसे वह इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर चुका था, जिसका अब उसे पछतावा हो रहा था। विनीता और संजीव दोनों की नहीं बनने के कारण दोनों अलग अलग कमरे में रहते थे। माँ पिता ने विनीता के माँ पापा से जब ये बात की और कहा, तो उल्टा वह उन्हीं को दोषी ठहराने लगे और अपनी बेटी पर विश्वास करके कहा, आप लोगों के कारण मेरी बेटी इस हालत में हो गई है। मैं अपनी बेटी का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवा लूँगा। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लीजिए, मेरी बेटी अब आप लोगों के घर में नहीं रहेगी। कोर्ट से आपके घर में डिवोर्स के कागज़ पहुंच जाएंगे। दोबारा हमसे कोई रिश्ता रखने की कोशिश नहीं कीजिएगा।
मैं अपनी बेटी की शादी किसी और लड़के से कर दूंगा जो उसका ख्याल आपसे अच्छे से रख पाएंगे। नमस्कार। संजू के पिता को ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था विनीता के पापा ऐसा कहेंगे। कोई अफसोस जताने के बजाय उन्होंने अपने पैसों के घमंड को दिखाया। उन्हें अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लगी। ऐसा सोचा भी नहीं था कि विनीता के पापा उसे पैसों की गर्मी दिखाकर ऐसा कहेंगे। आखिर क्या कमी थी उनके घर में? बस अपना रुतबा बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने से ज़्यादा पैसे वाले घर में अपने बेटे की शादी की थी। उन्होंने तो क्या ये अपराध किया था? उन्होंने बहुत सारी सोच उनके मन में आने लगी। संजू अब हमेशा उदास रहने लगा। अब पहले की तरह नहीं था, बिल्कुल बदल गया था। वह अपने पापा के ऑफिस से सीधा घर और घर से ऑफिस ही जाता था। कभी कभार ही इधर उधर जाता था। एक दिन उसका कॉलेज का एक दोस्त मिला। वह भी उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया और बोल पड़ा, तू वही संजू है ना, या कोई और है? यार, तू तो पहचान में भी नहीं आ रहा। और बता, कैसा चल रहा है तुम्हारा? संजू ने उसे सारी बातें बता दी। बात करते करते उसके दोस्त ने शिल्पी का नाम छेड़ दिया। बहुत देर बातें की। जब वह घर आया तो उसे शिल्पी की याद आने लगी। फिर उसे यह भी याद आने लगा कि जब वह कॉलेज आया था तो शिल्पी की तरफ देखा भी नहीं था। पता नहीं कैसी होगी वह, आखिर थी तो वह बहुत ही सीधी। उसे शिल्पी की बहुत सारी बातें याद आने लगीं जो उसने उसके साथ वक्त बिताया था। शिल्पी के बारे में ही सोचता रहा। रात से कब सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह वह सीधे शिल्पी के घर जा पहुंचा। शिल्पी के माँ पापा उसे नहीं जानते थे। उसके बताने के बाद जब उन्हें मालूम हुआ तो बहुत गुस्से में उसे घर से भगा दिया और भला बुरा भी कहा। तब संजू को एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया है। संजू परेशान होकर देवी माँ के मंदिर में गया। संजोग से ये वही मंदिर था जहाँ शिल्पी को मांग में देवी माँ के चरणों का सिंदूर लगा था और उसे मार्ग मिला था। भटकते हुए संजू आज वही मंदिर जा पहुँचा। उसने वहाँ देवी माँ को प्रणाम कर आशीर्वाद मांगा और क्षमा मांगने लगा। जब वहाँ से निकला तो वहाँ शिल्पी की वही सहेली मिली जो शिल्पी की मदद करने से मना कर दी थी अपने परिवार के कारण। वह भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। संजू देखकर पहचान गया। दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान गए। फिर संजू ने उससे पूछा शिल्पी के बारे में, तो वह उसे वह बात बताई कि शिल्पी मुझसे मदद मांग रही थी और मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पाई। मुझे इसका बहुत अफसोस है। और उसने यह भी बताया कि उसने किस शहर से उसे फ़ोन से बात की थी। फिर वो चली गई। संजू दूसरे दिन सुबह सुबह शिल्पी को ढूंढने निकल गया। किसी ने भी उसे नहीं बताया कि वह माँ बनने वाली थी। उसने अपने कुछ दोस्तों से भी पूछा था। सभी ने यही कहा कि वह उससे बहुत प्यार करती थी, हमेशा एक कोने में बैठकर रोया करती थी। अब संजू को अपनी गलती महसूस होने लगी और वह बात बात में भगवान को याद करने लगा। बहुत दिनों तक उसे गलियों सड़कों पर इधर उधर पूछता रहा। जहाँ उसकी सहेली बताई थी वहाँ भी गया, पर कहीं भी नहीं मिली। वो खाना पीना भी ठीक से नहीं खा रहा था। संजू के माँ पापा भी बहुत परेशान थे। संजू कितनों दिनों से घर नहीं आ रहा था और फ़ोन भी हमेशा स्विच ऑफ बता रहा था। शिल्पी को ढूंढने की वजह से वह फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रहा था। भटकते भटकते संजू उसी मोड़ पर निकल गया जहाँ उसकी मंजिल थी। हाथ में शिल्पी की पुरानी तस्वीर थी। जब वह तस्वीर दिखाकर किसी से पूछ रहा था तभी वहाँ एक बच्चा आया जिसे वह पढ़ाती थी। वह देखते ही उसे पहचान गया। अरे, ये तो हमारी मिस है, हमें पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी हैं वह। उसकी बातें सुनकर संजू को बहुत राहत मिली और खुश हो गया और देवी माँ को धन्यवाद कहा। फिर उसने उस बच्चे को कहा, क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? वह तैयार हो गया और उसे ले गया। संजू जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया, संजोग से शिल्पी दरवाज़ा खोली और उसे देखकर अचानक से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संजू भी उसे देखता ही चला गया। बहुत देर तक दोनों ने एक दूसरे से कुछ कहना चाहा, तभी अंदर से आवाज़ आई, कौन है बेटी? और संजू की नज़र उसके मांग पर गई जिसमें सिंदूर भरा था। यह देखकर संजू उदास हो गया।
उसने सोचा शिल्पी किसी और की पत्नी है कि वहाँ दौड़ते हुए एक छोटा सा बच्चा आया और पहले रुक गया, फिर संजू को जाकर पकड़ लिया और बोला, पापा आ गए। मतलब संजू अचानक से बोल पड़ा। शिल्पी अपने बेटा को संजीव मल्होत्रा का नाम और फ़ोटो दिखा चुकी थी। वह बता चुकी थी कि वही उसके पापा हैं, इसलिए वह देखते ही उसे पहचान लिया। शिल्पी की आंखों में आंसू भरे थे। उसने इशारे से हाँ में सिर हिलाया, जैसे बता रही हो ये तुम्हारा ही बेटा है संजू, पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। संजू खुशी से पागल हो रहा था। मुझे इतनी खुशी मिलेगी सोच भी नहीं सकता था। उसके भी आंखों में बहुत सारे आंसू थे खुशी के, और वह सोच भी रहा था कि कैसे शिल्पी ये सब कर पाई होगी। संजू अपने बच्चे को गले से लगाकर रोने लगा। तब तक वे दोनों बूढ़े दाम्पत्य वहाँ आ पहुँचे, जिन्हें शिल्पी माँ बाबा की तरह मानने लगी थी और वह उसे बेटी की तरह। फिर संजू को घर के अंदर आने को कहा। थोड़ी ही देर में उसे बहुत कुछ मालूम हो गया। संजू शिल्पी से माफ़ी मांग रहा था और शिल्पी ने दुर्गा माँ को धन्यवाद देते हुए कहा, अगर देवी माँ ना होती तो आज मैं इस दुनिया में ना होती। यह सब उन्हीं की वजह से है। मुझे रास्ता दिखाते हुए उन्होंने मेरी मांग भर दिया और फिर मेरी मदद की कि हर जगह मुझे कोई परेशानी नहीं हो। कितने सारे लोगों के चेहरे पर कितने मुखौटे थे मैंने देखा। संजू ने उसे अपने साथ अपना घर चलने को कहा तो वह माँ बाबा को देखने लगी और कहा, मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती संजू। इन्होंने मुझे बुरे वक्त में सहारा दिया है। इनकी वजह से ही आज मैं ज़िंदा हूँ और मेरा बेटा भी मेरे पास है, जिसके लिए मैं अपना घर तक छोड़कर चली गई थी। संजू ने उन्हें भी अपने घर चलने को कहा और हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी, पर उन्होंने हंसते हुए उसे खुश रहने को कहा और दोनों को आराम करने को कहा। बातें करते करते रात हो गई। फिर सभी ने खाना खाया और सोने चले गए। जब सोकर उठे तब वह बूढ़े दाम्पत्य पूरे घर में दिखाई नहीं दिए। ढूंढने के बाद एक कागज़ में लिखा था, बेटी मैं तुम्हें बताए बिना जा रही हूँ, अब तुम्हें तुम्हारा संजू मिल गया है। जब भी मेरी ज़रूरत हो मुझे याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और शिल्पी ये पढ़ते ही समझ गई। वह देवी माँ की कृपा से ही आज सब कुछ कर पाई। संजू को यह सब देखकर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वह शिल्पी और बच्चे को गले लगाकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। आज सभी बहुत खुश थे। संजू सीधा अपने घर अपने माँ पापा के पास गया। वह भी ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और शिल्पी को अपने गले से लगाया। संजू फिर शिल्पी के माँ पापा के यहाँ जाकर सारी बात बताया और फिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए उसे अपनाने को कहा। शिल्पी के माँ बाप भी शिल्पी को अपनाने को तैयार हो गए। थोड़ी ही दूर में शिल्पी अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। जैसे ही उस पर नज़र पड़ी, दोनों भाई बहन ने दौड़कर उसे जाकर पकड़ लिया और दीदी दीदी शोर मचाने लगे। फिर उसके माँ पापा ने उसे जी भरकर प्यार किया और गले से लगाया। मल्होत्रा साहब आज बहुत खुश थे। वह अपने बेटे को सही मायने में आज खुश देखे थे। वे अपने बेटे और बहू को अपनाकर अपने घर में बहुत बड़ी पार्टी दे रहे थे। उन्हें आज बहुत फख्र महसूस हो रहा था। वह अपने बेटे और बहू के साथ एक पोता पाकर अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहे थे। आज सही मायने में वह एक अमीर आदमी थे। शिल्पी और संजू दोनों को आज समझ में आ गया था प्यार क्या होता है। इतनी सी उम्र में ही शिल्पी ने जाना कितने मखौटे होते हैं जिसमें अच्छे और बुरे की पहचान होती है।